साल 2043 में अमेरिका में एक भयानक बीमारी फैलती है जो केवल बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करती है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और केवल बच्चों के लिए जानलेवा होती है, जबकि बड़े लोग इससे बच जाते हैं। इस वायरस के कारण 28% बच्चे और किशोर मर जाते हैं और केवल 2% बच्चे बच पाते हैं। जो बच्चे बचते हैं वे अब सामान्य नहीं रहते। इस बीमारी के कारण उनके अंदर एक खास ताकत जागृत हो जाती है जो उन्हें खतरनाक बना देती है। सरकार सभी माता पिता से अपील करती है कि वे अपने बचे हुए बच्चों को एक खास कैंप में सौंप दें जहां उनका इलाज और रिसर्च होता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ग्रे दावा करते हैं कि उनका बेटा क्लैंसी भी इस बीमारी से बच गया है और वह अभी उसी कैंप में इलाज करा रहा है। उसकी हालत बेहतर हो रही है। कैंप में डॉक्टर और वैज्ञानिक बच्चों को उनके विशेष गुणों के आधार पर 5 रंगों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है ग्रीन, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि बढ़ी होती है। दूसरा है ब्लू, जिनमें टेलीकिनेटिक शक्तियां होती हैं। तीसरा है गोल्ड, जो बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले 3 समूहों को सुरक्षित माना जाता है और इन्हें हीलिंग कैंप में रखा जाता है। चौथा है रेड, जो आग को नियंत्रित कर सकते हैं और खतरनाक माने जाते हैं। पांचवा और सबसे खतरनाक है ऑरेंज, जो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। रेड और ऑरेंज दोनों बहुत ही दुर्लभ होते हैं और सरकार इन्हें बेहद खतरनाक मानती है, इसलिए उन्हें तुरंत मारने का आदेश दिया गया है। फिल्म हमें लेकर जाती है उस जगह जहां एक छोटी लड़की रूबी अपने जन्मदिन का जश्न मना रही है अपने माता पिता के साथ, लेकिन वे चिंतित हैं क्योंकि आसपास के सारे बच्चे मर चुके हैं और केवल रूबी ही जिंदा बची है। रात को रूबी अपनी माँ के कमरे में जाती है उन्हें शांत करने के लिए, लेकिन अचानक जब वह माँ का हाथ पकड़ती है तो उसे एक अजीब और रहस्यमय विजन होता है। सुबह होते ही उसकी माँ रूबी को अब अपनी बेटी के रूप में पहचानती नहीं है। वह सरकार को बुलाती है और रूबी को हीलिंग कैंप भेजने का आदेश देती है। अंततः रूबी को अन्य बच्चों के साथ उस कैंप में ले जाया जाता है। हर बच्चे की डॉक्टर द्वारा जांच होती है ताकि उनकी असामान्यता का पता लगाया जा सके। रूबी की जांच में पता चलता है कि वह ऑरेंज ग्रुप की है, जो सबसे खतरनाक होता है और दूसरों के दिमाग पर काबू पा सकता है। डॉक्टर तुरंत उसे लेथल इंजेक्शन देने की सोचता है, लेकिन रूबी अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके डॉक्टर का दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह ग्रीन ग्रुप की है, यानी जिसकी बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ी है और जिसे खतरनाक नहीं माना जाता। कैंप में 3 ही ग्रुप होते हैं, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। रेड और ऑरेंज नहीं होते क्योंकि उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। रूबी कैंप में ग्रीन की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगती है। 6 साल बीत जाते हैं। रूबी, जो कैंप में काम कर रही है, कैंप कैप्टन से डांट खाती है क्योंकि उसने कोई गलती कर दी होती है। कैप्टन को लगता है कि रूबी बाकी बच्चों से ज्यादा बेवकूफ है और वह उस पर शक करने लगता है, लेकिन रूबी का साथ देने वाला एक साथी कैप्टन का अपमान करता है, जिससे कैप्टन गुस्से में आ जाता है और रूबी को सजा देने के लिए ले जाता है। कैंप में बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। कैंप में बाद में अक्सर फ्रीक्वेंसी टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट एक बहुत तेज आवाज का इस्तेमाल करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी केवल बच्चे ही सुन सकते हैं। टेस्ट के दौरान रूबी बेहोश हो जाती है और उसे आगे की जांच के लिए डॉ केट के पास ले जाया जाता है। जांच में पता चलता है कि रूबी ऑरेंज ग्रुप की है। डॉ केट चुपके से रूबी को एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है कि रूबी ऑरेंज है और उसे तुरंत मार दिया जाएगा। फिर डॉ केट रूबी से कहती है कि वह बॉयलर रूम में उससे मिले। घबराई हुई रूबी सीधे बॉयलर रूम पहुंचती है जहां डॉ केट उसका इंतजार कर रही होती है। उस वक्त कैंप में अलार्म बजता है और सारे अधिकारी रूबी को ढूंढने के आदेश पाते हैं। डॉ केट की मदद से रूबी उनकी कार से कैंप से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन चेक पॉइंट पर वह लगभग पकड़ ली जाती है। रूबी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अधिकारी का दिमाग कंट्रोल करती है और बच निकलती है। अंततः 6 साल बाद रूबी कैंप से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। कार में केट रूबी को एक पैनिक बटन देती है जो खतरे में होने पर ट्रैकर की तरह काम करता है। केट बताती है कि वह चिल्ड्रंस लीग की सदस्य है जिसका मकसद बच्चों को कैंप से बचाना और सरकार के खिलाफ लड़ना है। केट उसे एक गैस स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड रॉब से मिलवाती है जो भी बच्चों को बचाने के मिशन पर है, लेकिन जब रूबी लगभग गिरती है और रॉब का हाथ पकड़ती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें रॉब बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला लगता है। ये देखकर रूबी उनके इरादों को लेकर शक करती है। रूबी जब एक दुकान पर कपड़े बदल रही होती है तब उसे अचानक एक छोटी लड़की दिखती है जो बिजली को नियंत्रित कर सकती है। लड़की रूबी को देखकर भाग जाती है और रूबी उसका पीछा करती है। लड़की एक वैन में चढ़ जाती है और रूबी उसके पीछे जाती है ताकि डॉ केट से बच सके। उस लड़की का नाम सू है जो मूक है और अपनी क्षमता के कारण हमेशा दस्ताने पहनती है। सू के साथ 2 दोस्त भी हैं, लियम और चार्ल्स। लियम ब्लू है जिसे टेलीकिनेटिक पावर है और होशियार चार्ल्स ग्रीन है। वे रूबी के साथ जाने और केट से बचने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में एक औरत उनका पीछा करती है जिसका नाम
नाम लेडी जेन है। वह एक चाइल्ड हंटर है जो पैसे के लिए काम करती है। पीछा करते हुए केट भी उनका पीछा करती है, लेकिन लियम अपनी टेलीकिनेटिक पावर का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करता है। पत्ते उड़ा देता है, सड़क में दरारें पैदा करता है और पेड़ तक गिरा देता है। इस वजह से वे बच निकलते हैं और एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। लेकिन रूबी अपनी ऑरेंज होने की असली पहचान नहीं बताती और झूठ बोलती है कि वह ग्रीन है। लियम बताता है कि वे ईस्ट रिवर की ओर जा रहे हैं, जहां बच्चों का एक समूह है जिसे एक रहस्यमय शख्स द स्लिप किड नाम से ले जाता है। उनको स्लिप किड की असली पहचान नहीं पता, लेकिन लगता है कि वह भी एक ऑरेंज है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। लियम आगे समझाता है कि डॉ केट के नेतृत्व में चिल्ड्रंस लीग कोई अच्छी जगह नहीं है। वह पहले उसी लीग में था जहां बच्चों को उनकी शक्तियों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए सिखाया जाता था। लियम को सैनिक बनने का विचार पसंद नहीं आया, इसलिए वह अंततः लीग छोड़कर चला गया। रूबी और उसके दोस्त एक रात एक इन में बिताते हैं। रूबी अपने माता पिता के साथ बिताए पलों को याद करती है। पता चलता है कि वह अपनी ताकत को सही से कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसी वजह से उसने गलती से अपने माता पिता की अपनी यादें मिटा दी थीं जब वह बच्ची थी। सोते समय रूबी गलती से सू का हाथ छू लेती है और उसे एक याद आती है कि सू पहले एक सरकारी कैंप में थी, लेकिन अंत में सू और सैकड़ों बच्चे बगावत कर वहां से भाग गए थे। ये बगावत लियम के नेतृत्व में हुई थी। कैंप में हुई यातना के कारण सू मूक हो गई है। सुबह वे एक लंबे समय से बंद पड़े मॉल में जाते हैं ताकि कुछ सामान खरीद सकें। वे साथ में अपने उस पल का आनंद लेते हैं क्योंकि उन्हें कभी सामान्य बचपन नहीं मिला। लेकिन अचानक उनके शरीर को एक समूह के लोग उठाकर नियंत्रित करने लगते हैं। सौभाग्य से सू अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल कर इसे रोक देती है। पता चलता है कि वे भी टेलीकिनेटिक पावर वाले बच्चे हैं। रात को वे ईस्ट रिवर में बच्चों की एक एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं जो बहुत गुप्त है। वे जानते हैं कि ईस्ट रिवर कहाँ है, लेकिन रूबी और उसके दोस्तों को सटीक जगह नहीं बता सकते क्योंकि यह एक राज्य है। हालांकि रूबी अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल कर एक को अनजाने में ऐसा संकेत देने के लिए मजबूर कर देती है जिसमें ईडियो शब्द आता है। उस रात होशियार चार्ल्स कोशिश करता है कि ईडियो का मतलब क्या है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर रूबी से बात करते हुए जिसमें वह बताती है कि उसका पिता एक पुलिस ऑफिसर है, चार्ल्स को एहसास होता है कि ईडियो शायद एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हो सकती है। वह निष्कर्ष निकालता है कि ई का मतलब 5, डी का मतलब 4 और ओ का मतलब 0 है। इसलिए वह 540 को रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में इस्तेमाल करता है। आखिरकार वे उस फ्रीक्वेंसी से एक संदेश प्राप्त करते हैं और पता चलता है कि स्थान लेक प्रिंस वर्जीनिया में है। अगले दिन रास्ते में उन्हें लेडी जेन, जो एक चाइल्ड हंटर है, ने घेर लिया। वह अपनी राइफल की साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर बच्चों को बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से रूबी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेडी जेन के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसे उसकी सजा देती है। लियम और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है। असल में रूबी ने अब तक अपना सच नहीं बताया था क्योंकि वह अपनी शक्तियों पर गर्व नहीं करती थी। कुछ समय बाद रूबी अपने अतीत के बारे में लियम से खुलकर बात करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अंत में वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और लेक प्रिंस वर्जीनिया पहुंचते हैं। वहां वे खुद जैसे और बच्चों से मिलते हैं। वे बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे उन्होंने बहुत समय से नहीं देखे थे। वे द स्लिप किड से भी मिलते हैं और पता चलता है कि वह राष्ट्रपति क्लांसी ग्रे का बेटा है। क्लांसी भी ऑरेंज है, बिल्कुल रूबी की तरह। रात को बच्चों के बीच एक छोटी सी पार्टी होती है। लियम और रूबी प्यार भरे अंदाज में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अगली सुबह सबको अलग अलग असाइनमेंट दिया जाता है और रूबी को क्लांसी की मदद करने के लिए भेजा जाता है। क्लांसी रूबी को बताता है कि वह उन पहले लोगों में से एक है जो उस भयानक बीमारी से बचा था। सरकार ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया ताकि इलाज निकाला जा सके, लेकिन डॉक्टर फेल हो गए और उसके पिता, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने झूठ बोल दिया कि इलाज मिल गया है। क्लांसी बाद में वहां से भाग गया और एक बच्चों का ग्रुप बनाया जहां सभी बच्चे सुरक्षित रह सकें। इसके बाद क्लांसी रूबी को सिखाता है कि कैसे अपने पावर को बिना हाथ छुए कंट्रोल करना है और दूसरों के दिमाग पर हावी होना है। रूबी यह करने में सफल हो जाती है। बदले में रूबी क्लांसी को सिखाती है कि कैसे किसी की यादें मिटाई जाती हैं। लेकिन इसी दौरान क्लांसी रूबी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। रूबी घबरा जाती है और उसे मार कर वहां से चली जाती है। रूबी और उसके दोस्त अब उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं उन्हें कैंप के सोल्जर घेर लेते हैं। लियम लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि क्लांसी ने ही उसे बेहोश किया है। सच सामने आता है कि क्लांसी ही इस सब का मास्टरमाइंड है। वह पहले से ही कैंप कैप्टन से मिलकर सभी बच्चों को पकड़वाने की प्लानिंग कर रहा था। क्लांसी अपने पिता प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल कर चुका है और सरकार को अपने पावर
पावर से चला रहा है। उसका असली मकसद है एक ऐसी आर्मी बनाना जिसमें सारे बच्चों के पास सुपर पावर हो, ताकि कोई भी कभी उसे नुकसान न पहुंचा सके। एक अंधेरे और डरावने कैंप में रूबी अपनी ताकत से कैंप के कप्तान को मजबूर कर देती है कि वो खुदकुशी कर ले। वहीं सू अपनी बिजली वाली शक्ति से एक ट्रिक बनाती है ताकि सब वहां से भाग सकें। लेकिन तभी हेलीकॉप्टरों के साथ भारी हथियारों से लैस फौज आ जाती है और सभी बच्चों को गिरफ्तार करने लगती है। ये फौज रेड ग्रुप के बच्चों को भी साथ लाती है, जिनके पास आग पर काबू करने की ताकत होती है। दरअसल इन बच्चों को सरकार ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो लोग कैंप को आग लगा देते हैं और एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। रेड आर्मी लियम और उसके दोस्तों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम अपनी शक्ति से जवाब देता है। तभी क्लैंसी वहां आता है और सभी बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि लियम और उसके बाकी दोस्त वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन रूबी वहीं रुक जाती है क्योंकि क्लैंसी का सामना सिर्फ वही कर सकती है। रूबी अब अपनी शक्ति से अपना खुद का आर्मी बनाती है, लेकिन क्लैंसी अपनी खतरनाक फितरत दिखाता है। वो रूबी के बनाए सैनिकों के दिमाग को कंट्रोल करता है और उन्हें एक दूसरे को गोली मारने पर मजबूर करता है। फिर वो रूबी को अपने साथ करने के लिए उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी चतुर होती है। वो एक हेलीकॉप्टर के पायलट का दिमाग कंट्रोल करती है और हेलीकॉप्टर टकराकर जोर से फट जाता है। रूबी आखिरी समय में चार्ल्स की मदद से वहां से निकलने में कामयाब होती है, लेकिन इस हादसे में चार्ल्स बुरी तरह जल जाता है। अब रूबी के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो पैनिक बटन दबा देती है और चिल्ड्रंस लीग से मदद मांगती है। अगली सुबह लीग की टीम आती है। चार्ल्स को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। सू को एक अच्छे परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है, लेकिन लियम को लीग गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो लीग के साथ पहले धोखा कर चुका है और लीग को डर है कि लियम के पास उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है जिसे बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। रूबी अब केट से मिलती है और एक डील करती है। अगर लियम को आजाद कर दिया जाए तो वो लीग की सोल्जर बनकर सरकार के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन केट को पूरा यकीन है कि लियम कभी रूबी को छोड़कर नहीं जाएगा और वो उसे लीग में शामिल नहीं होने देगा। इसके बाद रूबी और लियम आमने सामने मिलते हैं। लियम कहता है कि वो दोनों साथ रहना चाहते हैं और मिलकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन रूबी के पास कोई चारा नहीं होता। वो मजबूर हो जाती है लियम के दिमाग से अपने सारे यादों को मिटा देने के लिए, ताकि लियम को रिहा किया जा सके और वो खुद लीग में शामिल होकर लड़ सके। उनके पहली बार वैन में मिलने से लेकर साथ में बातें करना, हंसना और डांस करना, इन सब की यादें लियम के दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाती हैं। अचानक लियम को अब रूबी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो शांत होकर वहां से चला जाता है। रूबी चुपचाप खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है और रो देती है। कहानी के आखिर में रूबी अब चिल्ड्रंस लीग में शामिल होकर ट्रेनिंग शुरू करती है, लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि क्लैंसी अब भी जिंदा है और आगे चलकर एक भयंकर युद्ध होना तय है। तो ये थी द डार्केस्ट माइंड्स की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चों की ताकत ही उन्हें सबसे बड़ा खतरा बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल फिल्मी इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई कहानी, एक नई रहस्य या थ्रिल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, अंधेरे में ही उजाले की शुरुआत होती है।